वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज से जो है मैंने आपके लिए 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है और आज की ये पार्ट 1 सीरीज रहने वाली है। बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे बच्चों के कि मैम आप एक सीरीज स्टार्ट करो जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन हो, पूरे सिलेबस के JYT के पूरा सिलेबस जो है उसके मिक्स्ड क्वेश्चन हो, वो आप ये स्टार्ट करो। तो ओके, तो मैंने ये स्टार्ट करी है। अब इसमें जो है मैं सिर्फ 20 MCQs ही लेके आने वाली हूँ। 20 MCQs क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं नंबर ऑफ़ मतलब क्वेश्चन बहुत सारे करवा दूँ लेकिन समझ में ना आए। मैं क्वालिटी पे फोकस कर रही हूँ। मुझे क्वालिटी पे फोकस करना है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँ आपको समझ में आए। तो इसीलिए मैं मैंने जो है 20 MCQs ही स्टार्ट किए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन की सीरीज़ ही रहने वाली है। ये आपके लिए JYT एग्ज़ाम के लिए, HPPSC का कोई भी एग्ज़ाम होता है, TGT PGT कंप्यूटर साइंस, उसमें हेल्पफुल रहने वाली है। या HPRC का कोई भी एग्ज़ाम होता है क्लरिकल लेवल, उसमें भी ये हेल्पफुल रहने वाली है मेरी सीरीज़ जो है ये। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, और एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मेरा कंटेंट ये हेल्पफुल लगता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता है, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्योंकि एक यूट्यूबर क्या चाहता है कि उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन उसके लिए एक फूड का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। और ये फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के ला सकूँ और मैं अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ। राइट, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल की बात हो रही है इसमें कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बताना है। इसका हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में परिशुद्ध सेल संदर्भ का उदाहरण देता है? एब्सोल्यूट सेल का बताना हमने। ठीक है, देखो दो तरह की रेफरेंस होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, मिक्स्ड भी होती है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हैश से स्टार्ट हुआ, #A, #10, परसेंटेज से स्टार्ट हुआ है, M% स्टार्ट हुआ है, $साइन से स्टार्ट हुआ है। तो जिन्होंने एक्सेल किया है उनको पता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसकी एग्जाम्पल है, क्या आता है उसका, कौन सा साइन आता है? $साइन आता है हमेशा। $साइन का मतलब क्या है? फिक्स्ड। मीन्स MS एक्सेल में कॉलम अक्षर और रो संख्या दोनों के आगे डॉलर का चिन्ह लगाकर सेल को फिक्स्ड एब्सोल्यूट किया जाता है। जैसे ये हमें इस सेल का नेम लिखना आता है, पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर हम रो नंबर लिखते हैं। ठीक है, मैं कॉलम के नाम के आगे भी डॉलर लगाऊंगी और रो के नाम के आगे भी डॉलर लगाऊंगी। इसका मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब जो आपने इसका एड्रेस दे दिया है ये क्या है? फिक्स्ड हो गया। अभी ये क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया है। इसके अंदर जो भी कंटेंट अपना डाला है वो क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया ये। ओके, ये हम दोनों के आगे लगा के फिक्स करते हैं, ये एब्सोल्यूट बना। अगर आप एक के आगे लगाते हो सेल, मतलब अगर आपने कॉलम के नाम के आगे लगा दिया है और आपने रो के आगे नहीं लगाया है, जैसे मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे इसके आगे मैंने क्या है? डॉलर का साइन नहीं लगाया है, तो ये क्या बन जाता है? मिक्स बन जाता है। राइट, एब्सोल्यूट क्यों लगाते हैं? ताकि आपकी वैल्यू जो है क्या हो जाए? सेल की फिक्स्ड हो जाए। Who among the following developed the TCP/IP प्रोटोकॉल सूट? निम्न में से किसने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट विकसित किया था? बॉब खान, विंडसर्फ ने, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने, लेनार्ड क्लेनरक एंड पॉल बेरन ने, डेनिस रिची एंड कैन थॉमसन ने। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है आपके। देखो TCP/IP और OSI मॉडल होता है ना, ये दो मॉडल्स होते हैं। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ये आपको पता है। आपने नेटवर्क्स का अगर चैप्टर किया है, नेटवर्क का यूनिट किया है, तो आपको पता होगा इसमें 7 लेयर्स होती हैं। और जो TCP/IP का सूट होता है इसमें 4 या 5 होती हैं। किन्हीं बुक्स में 4 आती हैं, किन्हीं बुक्स में 5 आती हैं लिखी हुई। ठीक है, होती सारी की सारी ये 7 लेयर्स ही हैं, बस उनके क्या है? ग्रुपिंग कर दी होती है 4 या 5 में। तो इसको किसने डेवलप किया है ये पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा बॉब खान और विंडसर्फ ने। अब याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये सारे के सारे PYQs हैं। PYQs जो है वो कई बार एज इट ही रिपीट होते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो आपको PYQs करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम के देखा जाए ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको PYQs करना। तो मैं अपनी जो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ है, इसमें आपको मैं PYQs ही करवाने वाली हूँ। किसी भी क्लरिकल एग्ज़ाम के हो, चाहे वो है ना जहाँ से मर्जी हो, JYT प्रीवियस एग्ज़ाम के हो, मैं सारे के सारे लेके आऊँगी और आपको ये करवाऊँगी। इसमें मेरे क्या सारे लेवल रहने वाले हैं। ईजी लेवल रहेगा, मॉडरेट,
मॉडरेट लेवल रहेगा और हाई लेवल भी रहेगा, एडवांस लेवल जिसको हम बोलते हैं, सारे लेवल जो है इसमें रहने वाले हैं। तो आप इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो करिएगा, ठीक है। ओके, अब ये क्या बोलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। बॉब खान एंड विंड सर्फ ने TCP/IP आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल को एक साथ डिज़ाइन किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। अभी याद रखना, ये सारे PYQs हैं, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब देखो मैक की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में हाउ मैनी बिट्स, ये एड्रेस है ना, तो कितने बिट्स का एड्रेस बनाता है ये। एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32, 128, 16 या 48। तो आपको पता ही होगा ये 48 का रहता है। 48 मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करता है। हेक्साडेसिमल मीन्स 4 की ग्रुपिंग करता है ये, ठीक है। क्या करता है, 4 की ग्रुपिंग करता है ये, है ना। मतलब 2⁴ कितने हो गए फिर ये, 4 की ग्रुपिंग करेगा। तो हमें पता है हेक्साडेसिमल नंबर हम ऐसे लिखते हैं, 4 की ग्रुपिंग करता है। कितने, 48 लेने हैं हमने। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। एक मानक मैक एड्रेस एक हार्डवेयर पहचान संख्या है जो 48 बिट्स का होता है। 6 बाइट्स या 12 हेक्साडेसिमल अंक से बनती है। ये किससे बनती है, 6 बाइट्स या 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। 12 हेक्साडेसिमल नंबर, देखो 4 4 फिर 4 फिर 4, ओके राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक डैश निष्पादन में प्रोग्राम है। अ डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, सेमाफोर, डेडलॉक या प्रोसेस। तो उसको हम उसको बोला जाता है प्रोसेस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस। कोई प्रोग्राम एक्टिव होकर रन हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में उसे प्रोसेस कहा जाता है। कोई एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, क्या हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रोसेस। एप्लीकेशन, सेमाफोर, डेडलॉक अलग ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री ओपन सोर्स। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर परिचालन प्रणाली मुफ्त तथा खुला स्रोत है। अब ये बोलते फ्री एंड ओपन। फ्री एंड ओपन होता है कि आप उसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओपन इसलिए कि आप जो उसके कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक दो फेज होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। मतलब बैक एंड में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सोर्स कोड जिसको हम बोला जाता है ना, कोडिंग करते हैं। और फ्रंट एंड में क्या, हम डिज़ाइनिंग करते हैं, हमारे पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अब ये बोल रहे कौन सा है जो फ्री एंड ओपन है, मतलब हम फ्री में डिज़ाइन तो हम बनाएंगे, उसको यूज़ तो करेंगे, पर हम उसकी चाहे तो हम उसकी कोडिंग भी चेंज कर सकते हैं। कौन सा है वो, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, या विंडोज़ है। तो वो है आपका लिनक्स बोला जाता है उसको। लिनक्स एक पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोई कोड कोई भी देख सकता है और बदल सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है उसको, इसलिए इसको फ्री एंड ओपन सोर्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य वर्जन नहीं है। विंडोज 7, 9, 8 या 10। तो हमें पता है विंडो 9 कभी आई ही नहीं है। विंडो 7 भी आई, विंडो 8 भी आई, विंडो 10 भी आपने सुना होगा, पर विंडो 9 आपने नहीं सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8 के बाद सीधे विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया था, इसीलिए विंडोज़ 9 नाम का कोई भी आधिकारिक वर्जन कभी जारी ही नहीं किया गया। जैसे कि बोलते हैं ना, फोबिया हो जाता है कि हम ये नंबर नहीं रिलीज़ करेंगे, है ना, ये नंबर नहीं लेंगे, अनलकी होता है, तो कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो 9 नंबर को भी लेके शायद ऐसा रहा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन जॉब ऑफ CPU इज टू, CPU का मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर रहने वाला है बोथ ए एंड बी। अब देखो, डाटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में चेंज करना किसका काम है, CPU का। कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कौन फॉलो करेगा, CPU करेगा, ठीक है। CPU में सारी इंस्ट्रक्शन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को प्रोसेस करेगा। अब नेक्स्ट है स्टोर डाटा काम करना किसका है, मेमोरी का काम है, इसका काम है, मेमोरी यूनिट का काम है ये, ठीक है। तो ए और बी काम कौन करवाएगा, CPU करवाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों को एग्जीक्यूट करना और डेटा को प्रोसेस करना है। डेटा को भविष्य के लिए स्थायी रूप से स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइस का होता है, जैसे HDD SSD का होता है, ना कि CPU का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑप्शन इज यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर ऑफ ए माउस।
माउस का कर्सर आपने चेंज करना है, चेंज नहीं करना, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है। माउस कर्सर की गति को बढ़ाने घटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम? सेटिंग में जाते हैं, कंट्रोल में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, या ड्राइव में जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा कंट्रोल पैनल में जाते हैं। हम वहाँ से वॉइस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कंट्रोल पैनल में। विंडोज़ माउस कर्सर की स्पीड को बदलने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर माउस सेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर कहाँ जाओगे? माउस सेटिंग में जाओगे, वहाँ जाके आप अपने माउस की सेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक वॉल इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एन। ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ट्रैक वॉल एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस है ना, जैसे गेमिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर ट्रैक बॉल जो है, जिसे माउस की तरह ही स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी रोम इज़ अ डैश। सी डी रोम क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, ये नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि सी डी रोम का एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब प्रकाशशील, जो डाटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेज़र बीम तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी है सीडी रोम जो है। विकल्प में ऑप्टिकल मेमोरी न होने के कारण इसलिए क्या है? इसका आंसर डी नहीं है, सॉरी इसका आंसर डी है ना? क्यों है? क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है ना, इसमें ऑप्टिकल मेमोरी कहीं लिखा ही नहीं है। ऑप्टिकल का मतलब ही क्या हुआ? प्रकाश। ठीक है, लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है इसको पढ़ने या लिखने के लिए सीडी रोम में। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट। यूनिकोड बाइनरी सिस्टम डैश बिट्स प्रति बाइट प्रयुक्त करता है। ठीक है, एक था यूनिकोड, एक था अस्काई कोड, हमने पढ़ा था, जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी पुरानी उनको पता होगा, है ना, नंबर सिस्टम वाली है। स्काई कोड क्या था, यूनिकोड क्या था, आपने पढ़ा होगा। अगर किसने सीरीज़ वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके गो थ्रू कर सकता है मैंने, क्योंकि टॉपिक वाइज भी कवर करवाए हुए हैं MCQs जो हैं। ठीक है, अभी यूनिकोड क्या है? ये भी क्या, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करता है। किसको करता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज़ करता है ये भी। ठीक है, इसमें यूनिकोड का क्या होता है? यूनिकोड क्या? यूनि मतलब एक, मतलब क्या है? अगर मैंने इसमें ए को लिखना है यूनिकोड में, तो इसके लिए ए के लिए कुछ कोडिंग क्या करी जाती है? वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होती है। अगर मैंने एस लिखना है, कोई डॉलर का साइन है, उसको स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको लिखना है, तो ये क्यों किया जाता है? ये सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया जाता है ये। तो यूनिकोड भी यही थे, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते थे यूनिकोड जो थे। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। तो कितने बिट्स पर बाइट है ये? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 या 128। तो आपके ये 16 बिट रहने वाले हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड यूज़ करते थे ना, इसलिए। पारंपरिक कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव किताबों और परीक्षाओं के अनुसार यूनिकोड मुख्य रूप से 16 बिट कोडिंग सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अक्षरों को निरूपित करने में सक्षम था। मतलब कोई भी लैंग्वेज है ना, उसको क्या है, यूनिकोड में आप चेंज कर सकते हो। यूनिकोड में चेंज क्यों करना है? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है ना, उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसको उसको समझाने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो उसको हम यूनिकोड में चेंज किया जाता था उस कोडिंग को। ठीक है, फिर आया स्काई कोड, वो उससे भी अच्छा था ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के लिए त्रुटि बग कहलाती है। उसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर विशेष शब्दावली क्या है? ये बोले कि अगर कि सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, एरर आ जाती है, तो हम उसे जो है बग कहते हैं। पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस शब्द को क्या कहा जाता है? बग को स्क्विड, ग्लिच, स्लग या लीच। तो इसको जो है ग्लिच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है? ग्लिच कहा जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आने वाली किसी अचानक या अस्थायी खराबी या एरर को सामान्य कंप्यूटर शब्दावली में ग्लिच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ट्रू अबाउट सूडो कोड। सूडो कोड के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें पी साइलेंट है। ओके, सूडो कोड इसको रीड किया जाता है। मशीन लैंग्वेज है ये, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि सूडो कोड ना ही मशीन लैंग्वेज है, ना ही असेंबली लैंग्वेज है, ना ही ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है? सूडो कोड कोई वास्तविक प्रोग्रामिंग भाषा तो है ही नहीं। ये किसी एल्गोरिदम या कोड के लॉजिक को आम इंसानी भाषा में सरल तरीके से लिखने का एक अनौपचारिक तरीका है, ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ऐड A+B, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सम A B C
प्रिंट एक्स में ए प्लस बी, सुडो कोड ऐसे लिखे जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कस्टम मतलब खुद बनानी, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने देखना है कि मेरी एक स्लाइड जो है वो कितने मिनट तक स्क्रीन में रहे, उसकी क्या है आपने कस्टम टाइमिंग देनी है, मतलब अपने आप से टाइमिंग सेट करनी है कि 1 मिनट रहे, 50 सेकंड्स रहे, ठीक है। तो उस सेटिंग्स को कस्टम टाइमिंग देनी है आपने, तो उस ऑप्शन को क्या कहा जाता है। स्लाइडर टाइमिंग्स, स्लाइड शो सेटअप, रिहर्सल टाइमिंग और नन ऑफ दिस। देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है आपने मेरी पावर पॉइंट वाली सीरीज़ में देखा होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन PYQs है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन 20 में लेके आई हूँ ये सारे के सारे PYQs हैं आपके, तो इसीलिए आप इसमें जो है हर तरह का लेवल देखोगे, ईजी भी देखोगे, मॉडरेट भी देखोगे, एडवांस लेवल भी देखोगे, ठीक है, ओके। तो आप इसमें हर तीनों तरह का लेवल आप देखने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन क्या है PYQs हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है रिहर्सल। रिहर्सल में हम क्या है कस्टम स्लाइड्स की कस्टम टाइमिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट में रिहर्सल फीचर का उपयोग करके आप प्रत्येक स्लाइड पर बिताए जाने वाले समय को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के लिए कस्टम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीरियल क्वेरी लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेटर लैंग्वेज। तो आपको तो पता ही है ये क्या आंसर है इसका, मैंने आपको ये करवाया है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज DBMS में, ओके। Question number 16, how many levels are there in ANSI SPARC model of database architecture। database architecture के ANSI Spark मॉडल में कितने स्तर होते हैं। अब देखो डेटाबेस का चैप्टर हमने पढ़ा है, मैंने आपको करवाया है, डेटाबेस के मॉडल्स मैंने आपको करवाए हैं ये वाले, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म मुझे लिखोगे, लिख के बताओगे सारे दोनों की फुल फॉर्म क्या है, ओके। तो बताओ कितने आर्किटेक्चर मॉडल हैं इसके, 5 3 4 6। तो आपको याद होना चाहिए इसके 3 मॉडल्स है, हमने किया था, ठीक है। एक एक्सटर्नल जिसको व्यू लेवल बोला जाता है, कंसेप्चुअल जिसको लॉजिकल लेवल, इंटरनल जिसको फिजिकल लेवल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 डाटाबेस टेबल्स। ये बोलते हैं 2 टेबल्स हैं हैविंग, जिसमें है क्या, हैविंग 2 कॉलम्स 4 रोज है। क्या है, 2 कॉलम्स है जिसमें 1 2 3 4 रोज है, 2 टेबल हैं ऐसे सेम, ठीक है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में जो नया टेबल बना बताओ अब उसमें कितने कॉलम आए हैं, कितने रोज आए हैं, ठीक है। 2 डेटाबेस टेबल्स के कार्टेशियन उत्पाद जिसमें प्रत्येक में 2 स्तंभ या 4 पंक्तियां हैं, डैश स्तंभ तथा डैश पंक्ति में संबंध में परिमाणित होगी। मतलब उनका जो नया टेबल बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट करके कितनी रोज और कितने कॉलम बनेंगे उसमें। देखो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना तो उसमें होता क्या है, हर कॉलम जो है रो के साथ डिवाइड होता है। ये देखो जैसे एक कॉलम है ना, ये इसके साथ डिवाइड होगा, कितने हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने बोला है टेबल्स हैविंग 2 कॉलम्स, देखो 2 कॉलम्स है और 4 रोज है, ठीक है। 2 कॉलम्स है और 4 रोज है। देखो होगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, कॉलम जितने हैं उतने ही रहेंगे, कॉलम 2 हैं तो कॉलम तो 2 ही रहेंगे, और नंबर ऑफ रोज जो है वो बढ़ जाएंगी। कैसे, हर एक रो जो है हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेगी। जैसे ये एक रो है ना, पहली रो जो है वो मल्टीप्लाई करेगी पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ, मतलब एक रो मल्टीप्लाई करेगी 4 के साथ। फिर जो सेकंड रो है वो भी मल्टीप्लाई करेगी 4 के साथ, पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ, मतलब ये भी 4 के साथ करेगी, थर्ड वाली भी 4 के साथ करेगी, फोर्थ वाली भी 4 के साथ करेगी। कितने हो गए टोटल, 16 रोज बनेगी। कितनी बनेगी इसकी, 16 रोज बनेगी आपके पास, ठीक है। टोटल कितनी रोज बनेगी आपके पास, 16 रोज बनेगी, कॉलम तो 2 ही रहेंगे, ओके। पता लगा कैसे बनी। तो हमें इसको लिखने के लिए एक फार्मूला होता है कि कॉलम तो एज इट ही रहते हैं, 2 के 2 कॉलम रहेंगे, रोज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी हर रो के साथ। 4 रोज है तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, कितना आ जाएगा 16। तो उसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 and 16, ठीक है। कॉलम कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और रोज कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 and 16, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉलम आपस में जुड़ जाते हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको ये बताया नहीं कि कॉलम जुड़ जाते हैं, कॉलम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पीछे देखते हैं हम, ओके। ये कॉलम ये 2 है, ये 2 है, ये क्या हो जाएंगे 4 कॉलम आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4, एंड रोज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आप क्या याद रखो कि कॉलम हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जितने आपको कॉलम दिए उतने ही कॉलम ऐड हो जाएंगे, और रोज जितनी दी है उतनी रोज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 16।
4 एंड 16। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉलम आपस में जुड़ जाते हैं और पंक्तियाँ आपस में गुना हो जाती हैं, मतलब इसके लिए क्या आंसर आएगा, 4 कॉलम और 16 रो होंगी। विच ऑफ द फुल फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल, निम्न में से कौन सा अमान्य यूआरएल है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो हम गूगल सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, उसको बोलते हैं यूआरएल, पूरे का पूरा वेबसाइट का एड्रेस जो होता है। कौन सा सही नहीं है, mysite.com, www.http, mysite.com, 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 ये 2 बार सेम ही आ गया है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो XYZ। तो इसका आंसर रहने वाला है ये बी ऑप्शन, क्या गलत है, इनवैलिड पूछा है ना, कौन सा गलत है। तो इसमें क्या है, HTTP जो है पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए, HTTP जो है ये पहले आना चाहिए, www बाद में आना चाहिए। प्रोटोकॉल HTTP से पहले www लिखा हुआ है, जो कि सिंटेक्स देखा जाए इसका तो उसके अनुसार क्या है, पूरी तरह से गलत है। प्रोटोकॉल हमेशा सबसे पहले आता है, प्रोटोकॉल हमेशा क्या आता है, HTTP या PS जो होता है ना, वो पहले आता है, डबल डॉट लग के, फिर उसके बाद www जो भी वेबसाइट का एड्रेस है बाद में जाता है, इसलिए ये इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एन HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML दस्तावेज में लाइन ब्रेक दाखिल करने के लिए HTML टैग क्या है। HTML में HTML का टेबल बना हुआ है पूरे का पूरा, उसमें मैंने एक लाइन ब्रेक करनी है, पैराग्राफ लिखा है, तो उसके लिए कौन सा टैग लिखेंगे, BRULB या LI। तो उसके लिए हम लिखते हैं BR टैग। HTML में एक नई लाइन शुरू करने के लिए लाइन ब्रेक के लिए हम क्या टैग लिखते हैं, जैसे कोई भी लिखना है, जैसे इनमें से हम, जैसे ये LT है, BR टैग है, ये GT टैग का उपयोग किया जाता है। ये एक एम्प्टी या अनक्लोज टैग होता है। जैसे मान लो मैंने BR टैग लगाया है, तो इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिमूव अ हाइपरलिंक फ्रॉम अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपने हाइपरलिंक रिमूव करना है, लगाना नहीं है, रिमूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift+H करेंगे। नो शॉर्टकट, मस्ट ओपन लिंक सेटिंग बाय Ctrl+K एंड सिलेक्ट रिमूव लिंक, Ctrl+Del बैकस्पेस। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन्हें पूछे शॉर्टकट की क्या है, कोई शॉर्टकट की नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या है, मैनुअली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। पहले हम ओपन करेंगे लिंक को, ठीक है, लिंक की सेटिंग को, मस्ट ओपन लिंक सेटिंग बाय Ctrl+K, क्योंकि हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, K का। फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगा रिमूव लिंक का, रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका लिंक क्या है, रिमूव हो जाएगा, सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा वो फिर। ओके, आई होप यू लाइक my video, my content. If you find these computer science MCQs helpful for your exam preparation, please support my channel by subscribing. We are very close to reaching 1000 subscriber. बहुत जल्द मैं पूरे करने वाली हूँ, तो आप इसमें मेरी हेल्प करो। Your one subscription can really help me, बहुत हेल्प करेगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।